राष्ट्रवाणी ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। बड़ा विचित्र स्थिति है भाई। दिल्ली में ममता बनर्जी ईमानदार बताएगी कांग्रेस दिल्ली में ममता जी को, और बंगाल में जाके कहेगी ममता भी बेईमान है, भ्रष्टाचारी है। तो कैसे चलेगा? यही समस्या है जो कांग्रेस को दुविधा में डाल रही है और कांग्रेस को अस्पृश्य बनाकर रख दिया उसने राज्यों में। मेहमानों से परिचय करा दें। अनंत अमित हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अनंत अमित जी का स्वागत है। धर्मेंद्र सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। धर्मेंद्र जी का स्वागत है। रवि प्रताप सिंह जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। रवि जी का बहुत स्वागत है। अरविंद सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। अरविंद जी का स्वागत है। नावेद शिकोह हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। नावेद जी का बहुत स्वागत। अरविंद जी, आपसे बात शुरू करूँगा, फिर नावेद भाई के पास, फिर राजनीतिक लोगों के पास। मैं इस बात में बड़ा दिमाग लगाया कि दिल्ली में सब साथ हैं, लेकिन कोलकाता में राहुल गांधी अकेले ममता बनर्जी से मोर्चा ले रहे हैं, बता रहे हैं ममता भ्रष्ट है। लेकिन उनका एक भी दिल्ली वाला साथी उनके साथ खड़ा नहीं हो रहा। कोलकाता जाके सब ममता जी के साथ लगे हैं, कह रहे ममता जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब राहुल जी संघर्ष करें, उनके साथ कौन होगा? अरविंद जी, देखिए अमिताभ जी, राहुल गांधी जी इस समय कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटा हाथ, जो घर फूको आप नो चलो हमारे साथ, इस भूमिका में है। तो इंडी गठबंधन के जो साथी दल हैं उनको अपना घर नहीं फूकना है, इसलिए इस समय वो नितांत अकेले नजर आए। देखिए, एक दिन डिबेट में इस बात पर मैंने बोला है कि ये कैसे हो सकता है कि दिल्ली में ममता जी ठीक है और बंगाल में वो करप्ट है। यदि राहुल जी को विरोध करना हो तो इंडिया गठबंधन से पहले बाहर निकलना चाहिए था। लेकिन आज मैंने सोचा कि क्या कारण है, तो कुछ पॉइंट्स मेरे ध्यान में है, वो मैं जल्दी से रखता हूँ। जैसे आदरणीय राज नारायण जी को एक पार्टी विरोधी नेता के रूप में याद किया जाता है, उसी तरह से राहुल गांधी जी को इतिहास एक असफल प्रयोगकर्ता के नाते याद करेगा। और क्यों करेगा? 2-3 पॉइंट। 2014 में उन्होंने एक हार के बाद एक प्रयोग किया कि यदि बीजेपी को हराना है तो उसके पिच पर खेलना होगा, और फिर मंदिर मंदिर जाना उन्होंने शुरू किया। लेकिन बात बनी नहीं, 2019 में हार गए। फिर सलाह दी गई, भैया हिंदुत्व का पिच बीजेपी का पिच है, इस पे जाओगे तो नहीं जीतोगे, तो क्या करना चाहिए? पिच को ही कूद डालो। तो इसलिए वो हिंदुत्व को कैंसर, मलेरिया, डेंगू कहने वालों के साथ हो लिए और एक फिलॉसफी दिया कि हिंदू तो ठीक है लेकिन हिंदुत्व तो खराब है। वो भी नहीं चला, आलोचना होने लगी। फिर सलाह मिला कि भैया एक हो जाओ सब मिलकर, बिना एक में कुछ नहीं होगा। तो नारा हुआ कि हम इंडिया गठबंधन है, इंटैक्ट है, भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन से नहीं लड़ सकती। 2014 में फिर पराजित हो गए। तो सलाहकारों ने कहा कि इंडिया छोड़ो, खुद को बचाओ, ऐसे गठबंधन में पड़ोगे तो कांग्रेस ही नहीं बचेगी। तो राहुल गांधी जी अब नई भूमिका में है, गठबंधन गया भाड़ में, अपने को बचाओ। और अंतिम लाइन मैं कहूंगा, यदि मैं निष्कर्ष निकालूं तो राहुल जी उस रसोइये की भूमिका में है जिसके पास धैर्य नहीं है, रोटी बनाने जाता है और पकने के पहले उतार कर देखता है और कहता नहीं रोटी कच्ची रह रही है, मैं चावल बनाऊंगा। और चावल बनाते बनाते घोषणा कर देता है कि चावल नहीं बन पाएगी, अब मैं लिट्टी चोखा बनाऊंगा। तो राहुल गांधी जी इस समय बंगाल में लिट्टी चोखा बना रहे हैं। लिट्टी चोखा भी अच्छा है, बन जाए तो अच्छा, वो भी खराब नहीं, लेकिन शर्त है कि बन तो जाए। नावेद शिकोह, ये माजरा क्या है? नहीं, एक बड़ा प्रसिद्ध शब्द था कि पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है,
है ना, हिंदी साहित्य का एक बहुत प्रसिद्ध वो है, पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है, वही मैं नहीं समझ पा रहा। बंगाल में राहुल गांधी अकेले खड़े, बाकी सबने उनको अस्पृश्य घोषित कर दिया, वरना इनको नहीं छुएंगे। क्यों? और बंगाल में जो होगा वो होगा, इन सब चीजों का असर फिर उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ेगा, क्योंकि चेहरे तो वही हैं। नावेशी को हाँ जी बिल्कुल। देखिए, ये इंडिया गठबंधन जब बना लोकसभा चुनाव से पहले, उसी वक्त के बाद पता चल रही थी कि क्षेत्रीय दलों और कांग्रेस की कुंडली नहीं मिल पा रही। मुझे याद है जब गठबंधन बना, कांग्रेस और तमाम क्षेत्रीय दल सब एक हो गए थे कि 2 महीने तक नीतीश कुमार के प्रवक्ता केसी त्यागी जी लगातार कहते रहे कि कांग्रेस हमें मुंह नहीं लगा रही है, कांग्रेस हमसे बात नहीं कर रही है, हमसे मतलब किसी भी क्षेत्रीय दल से वो बात करने को तैयार नहीं, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं। यानी शुरू से ही जब इंडिया गठबंधन का एक स्वरूप बना था, उस वक्त से ही कांग्रेस ने क्षेत्रीय दलों को बिल्कुल भी मुंह नहीं लगाया, उनके साथ सामंजस्य नहीं बैठाया, उनसे बातचीत नहीं की, उनका कोई राय मशवरा नहीं लिया गया, कोई भी संयोजक नहीं बन पाया। और ये कुंडली ना मिलने के कारण ही नीतीश कुमार अलग हो गए और वो इंडिया गठबंधन जो जीत की तरफ बढ़ सकता था, चुनावी नतीजे बदल सकते थे, नीतीश कुमार के चले जाने के बाद में वो सब बिखर गया। देखिए, नीतीश कुमार जब गए हैं उससे 2 महीने पहले, मैं फिर याद दिला रहा हूं, लगातार नीतीश कुमार की पार्टी के बड़े बड़े नेता कह रहे थे कि ये गठबंधन नहीं ठहर पाएगा, क्योंकि कांग्रेस किसी भी क्षेत्रीय दल से, अखिलेश यादव से भी बात करने को तैयार नहीं, नीतीश कुमार मतलब किसी से भी, नीतीश कुमार डायरेक्ट बात करना चाहते हैं लेकिन बात करने को तैयार नहीं। तो ये स्थितियां तब से ही बनी थी। आज स्थिति बहुत बिगड़ चुकी है। कांग्रेस को ये लगता है कि हमें क्षेत्रीय दल रास नहीं आ रहे हैं, और ये बात सही भी है। जितने भी राज्य के चुनाव हुए, जितने भी विधानसभा चुनाव हुए, कांग्रेस और किसी भी क्षेत्रीय दल का गठबंधन हुआ, ना कांग्रेस को क्षेत्रीय दल रास आया, ना क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस रास आई। यानी दोनों की कुंडली मिल ही नहीं रही है। चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश की बात आपने कही, उत्तर प्रदेश में मैंने अजय राय जी से बड़ा निजी तौर से बात की। उन्होंने कहा कि मेरे पास खोने को कुछ है ही नहीं, हम तो मनमानी सीटें मांगेंगे। अब बताइए, उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है आने वाले वक्त में पश्चिम बंगाल में शायद डबल संख्या में भी सीटें ना जीत पाए कांग्रेस। उसके बाद अगर 125 सीटें कांग्रेस मांगती है तो क्या अखिलेश यादव देंगे? नहीं देंगे ना। अखिलेश यादव 50-60 से ज्यादा सीटें मुझे नहीं लगता है कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में देंगे। तो आने वाले समय देखा जाए तो कहीं भी ये तालमेल, अभी तो जमीन पे तालमेल नहीं मिल रहा है। सिर्फ संवादों में कहा जा रहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, लेकिन जब सीटों की बात आएगी तो मुझे लग रहा है कि टकराव बड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अभी बहुत अच्छी सफलता कांग्रेस के नतीजे आ जाए। ये ठीक है नावेद भाई, ठीक है। मैं रवि प्रताप जी के पास चलूंगा, लेकिन एक बात कहूं कि पश्चिम बंगाल में जब चुनाव की मुनादी नहीं हुई थी तो तक वहां भी कांग्रेस और ममता जी का गठबंधन बना हुआ था। वो गठबंधन तो तब तोड़ा ममता बनर्जी ने जब चुनाव अनाउंस हो गया और कांग्रेस वाले पहुंचे कि भाई हमको भी कुछ सीटें दो। तुमने कहा तुमको तो हमें साथ ही नहीं रखना, तुम गाड़ी से उतरो। लड़ाई तो तभी उन्होंने घोषणा की। चुनाव से पहले थोड़ा वो कांग्रेस थी उनके साथ। वैसे उत्तर प्रदेश में जब बरसात होगी तब ना छाता निकलेगा। अभी तो ये भ्रम चलने दो, कांग्रेस और सपा साथ साथ है। चुनाव की घोषणा हो जाए, टिकटें बट रही हो, फिर देखेंगे साइकिल पर कौन बैठा है, कौन उतर गया। रवि प्रताप जी बताइए, आपकी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा इस लू लपट में बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल रहा है राहुल गांधी के रूप में, और आपके जितने ये क्षेत्रीय छत्रप सहयोगी दल रहे, ये सब उसी बंगाल में कह रहे हैं कांग्रेस को वोट मत देना, ये वोट कटुआ पार्टी है, लेफ्ट को भी मत देना, वन एंड ओनली ममता जी। क्या अखिलेश यादव, क्या तेजस्वी, क्या केजरीवाल, जिसको दे, क्या उद्धव ठाकरे, क्या शरद पवार, जो वहां नहीं गया वो अपने राज्य से ही बैठ के ये कह रहा है। लेकिन राहुल गांधी को बिल्कुल अस्पृश्य बना दिया आपके अपने सहयोगी दलों ने। क्यों?
अमिताभ जी, पहले मैं जरा अरविंद जी से बात कह दूं जी कि दुनिया की हर खबर से बेखबर होके वे मंजिल जो तेज चलते हैं, मौत की आंधियों में भी उनकी जिंदगी के चिराग जलते हैं। आप कह रहे थे कि सब खत्म हो गया। ये बताइए कि एक अरविंद केजरीवाल जी हैं, दिल्ली, पंजाब, गुजरात और गोवा, किसका वोट उन्होंने काटा है? केवल कांग्रेस का। और ऐसा व्यक्ति जो दिल्ली हारने के बाद कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो पलायनवादिता का परिचय देता है। दिल्ली छोड़ के भाग गए, वो उनकी जनता के साथ खड़ा होना चाहिए था, दिल्ली छोड़ के भाग गए। और तो और सुन लीजिए, संविधान का गला घोट करके 7 जो उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के हैं उनको भाजपा का मिला दिया गया। ये कानूनन गलत है, लेकिन फिर भी चलिए कर दिया गया भाजपा का। दूसरी बात आप आ जाइए, अखिलेश यादव जी ने एक बार भी यह नहीं कहा है कि आप कांग्रेस को वोट मत दीजिएगा। और ये बताइए, जहां हम डबल डिजिट में भी नहीं हैं, वहां अगर राहुल गांधी मेहनत नहीं करेंगे, कांग्रेस को हम खड़ा नहीं करेंगे, तो ताली और थाली बजाएंगे राष्ट्रीय पार्टी होकर के। हम अपने जनाधार को खड़ा करने के लिए हर वो काम करेंगे। बिहार में हमने ये देखा है कि जब 60 सीटें थी उसमें 36 सीटें हमको वो दी गई जहां गठबंधन कभी जीता ही नहीं था। गठबंधन कभी जीता नहीं था। 10 जगह पे हम फ्रेंडली फाइट कर रहे थे। राजनीति में फ्रेंडली फाइट कुछ नहीं होता है। दिल को रवि भाई, तो वही ये एक मिनट रवि भाई, ये साहस, रवि जी एक मिनट, ये साहस और ये समझ बिहार में क्यों नहीं दिखा ली? फिर इतना लेट क्यों किए? जब दवा खानी थी तो पहले खा लेते टाइम से। अमिताभ जी, कभी कभी होता है कि देर आए दुरुस्त आए, आप यही मान लें। सबक तो सीखता है व्यक्ति अपनी गलतियों से ना। मान लीजिए कि हमने सीखा और हम निश्चित रूप से कुछ भी होता हम 6 पे नहीं आते, हम डबल डिजिट तक रहते बिहार में अगर इस तरह से लड़े होते जिस तरह से हम बंगाल में लड़ रहे हैं। हमारा आज भी गठबंधन जो समाजवादी पार्टी है, जो मुख्य पार्टी है, जो कि देश में हमारे साथ खड़ी है 37 MP को लेकर के, हमारे 1 या 2 MP हुआ करते थे, उनके भी 5 MP थे जो आदरणीय मायावती बहन जी से उन्होंने किया था। बहन जी तो 10 तक पहुंच गई थी, लेकिन 5 ही रह गया था समाजवादी पार्टी का। लेकिन इन दोनों दलों में इन 2 युवाओं ने मिलकर के ये भरोसा दिलाया था इस प्रदेश को कि नहीं हम हैं, और वो 43 तक पहुंच गए। तो ये कहना कि चलिए हट गया, बिखर गया, लुट गया, राजनीति में अपनी दल को खड़ा करने के लिए, मजबूती लाने के लिए, स्थायित्व लाने के लिए, अपना कुनबा बढ़ाने के लिए हर व्यक्ति वो करता है जो आवश्यक होता है, और हम वही कर रहे हैं जो हमारी पार्टी के लिए आवश्यक है। ठीक है रवि भाई, कांग्रेस का जो मिजाज रवि भाई की बात से मुझे समझ में आया, उसका अर्थ तो ये है कि भाई हम लखनऊ में भी जो बिहार में नहीं कर पाए, लेकिन अब समझ में देर आए दुरुस्त आए, मतलब अब आ गए हैं, दुरुस्त हो गई कांग्रेस, तो वो दुरुस्ती मुझे लखनऊ में फिर दिखनी चाहिए कि भाई 403 पे हम लड़ेंगे, अखिलेश यादव अपना लड़ाई लड़ाए। हम क्या थाली थाली बजाएंगे राष्ट्रीय पार्टी होके? ना थाली बजाओ ना ताली बजाओ, साइकिल के पीछे मत बैठो, लड़ो लड़ाई। जब बंगाल में लड़ सकते हो, जहां तय है कि कुछ नहीं आना है ज्यादा, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि कुछ ज्यादा नहीं आना, वहां किसी को कुछ नहीं आना। वहां जो कुछ बटेगा केक वो 90% बट जाएगा ममता बनर्जी और भाजपा के बीच में। 10% में बतासे का चूरा बाकी सबको मिलेगा। क्या लेफ्ट, क्या फलान, क्या फॉरवर्ड ब्लॉक, क्या CPM, क्या कांग्रेस, क्या सब 90% वोट बट जाएगा। मेरी बात लिख लीजिए, भाजपा और TMC के बीच में। जैसे होता लड्डू सब बट गए, जो चूरा बजा डब्बे में जो चूरा बचा वो लाइन लगवा के बच्चों को बांट दिया मंदिर के बाहर, बोल चल बूंदी ले, वैसे ही मिलेगा। भाई लड्डू नहीं है बंगाल में। तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव इतने दयालु, अच्छा रवि भाई ने कहा, कांग्रेस ने कहा, अखिलेश जी ने ये नहीं कहा कि कांग्रेस को वोट ना दो। उन्होंने ये कहा कि ममता बनर्जी जी इतने प्रचंड बहुमत से जीत रही है कि किसी ने कल्पना नहीं की होगी उतनी प्रचंड। तो जब ममता बनर्जी प्रचंड बहुमत से जीत रही हैं तो नाक ऐसे पकड़ लो। वो केजरीवाल से सभ्य निकले थोड़े आपके लिए। ये तो नहीं कह रहे कि आप जीत रहे या आपको जिताओ, कहीं तो यही रहे ममता बनर्जी। अब अगर कांग्रेस उसकी ये व्याख्या कर रही है तो ठीक बात है। लालू जी अभी नहीं, दोबारा लालू जी राहुल गांधी को मटन बनाना तो सिखा दिए हैं, मिट्टी की हंडिया में चंपारण मटन, चिकन क्या था वो, लेकिन उनका लड़का वहां जाके TMC का प्रचार कर रहा है। ये तमाम सवाल है और उलझे हुए सवाल है। धर्मेंद्र सिंह जी,
कांग्रेस करी हम थाली थाली बजाने के लिए नहीं, हम राष्ट्रीय पार्टी हैं। बिहार में जो गलती की वो बंगाल में नहीं की, और अब देर आए दुरुस्त आए, मतलब वो मान रहे हैं कि पहले गलतियां हुई हैं गठबंधन करके, अब उनने अपनी गलती दुरुस्त कर ली और दुरुस्त गलती का पहला मुजाहिरा किया है बंगाल में। सब कुछ भी कहें, हम अकेले लड़ेंगे, सारी सीटों पे लड़ेंगे। धर्मेंद्र जी। जी नमस्कार अमिताभ जी, पहले साथियों को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए ऐसा हिंदुस्तान जो है विविधताओं से भरा हुआ है जी। इसका प्रत्येक कोना अलग विचारधारा, अलग वेशभूषा, अलग खान पान, अपनी विविधता के लिए जाना जाता है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और हम देश में तीसरे संसद के अंदर तीसरे सबसे बड़े दल है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा और कांग्रेस का गठबंधन है, समझौता है, और सफलतापूर्वक लोकसभा के चुनाव में हमने यहाँ से सांप्रदायिक राजनीति को उखाड़ फेंकने में जो उत्तर प्रदेश का योगदान हो सकता था वो हम दोनों लोगों ने मिलकर के किया है। विभिन्न, जैसे दिल्ली का चुनाव था, यही परिस्थितियां थी। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कौन तमाम क्षेत्रीय दल जहां पर जो मजबूत है, कौन भारतीय जनता पार्टी की विध्वंसात्मक राजनीति को रोक सकता है, हमारे नेता ने साफ किया कि वहां पर जो संयुक्त ताकत है उसके साथ रहेगी। कांग्रेस पार्टी वहां अलग लड़ रही तो स्वाभाविक है जाएगी प्रचार करने, लेकिन हमारा मानना था कि नेशनल लेवल पर समाजवादी पार्टी का मामला था, जहां उचित फोरम होता है वहां हम लोग उठाते हैं, कहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की विध्वंसात्मक राजनीति को रोक सके, जो इनके गलत इरादे को, जो लोकतंत्र का चीरहरण करते हैं। आपने देखा नहीं प्रधानमंत्री की बात, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम आएंगे शपथ ग्रहण में भारतीय जनता पार्टी के। इसका मतलब क्या? आप कह रहे ना आए प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण में, ऐसे कह रहे हो ना आए जी चाहते हो? ये आप तय नहीं करोगे कि प्रधानमंत्री आएंगे कि नहीं आएंगे, वो खुद तय करेंगे। अरे भाई ये तो नहीं अमिताभ जी, ये तो जनता तय करेगी कि कौन शपथ लेगा और वो किसको आमंत्रित करेगा। वो कह रहे नहीं भाजपा रहेगी और मैं आऊंगा ही आऊंगा। इसका मतलब आज समझते हैं संवैधानिक प्रमुख है देश के, और वो सारी संस्थाएं उनकी जेब में है, और उनको ये भरोसा है अपनी संवैधानिक संस्थाओं पर कि हम बंगाल का चीरहरण करके हम ही आएंगे सरकार में। ये गलत है लोकतंत्र में। अरे हिंदुस्तान कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इसीलिए कहा जाता है कि विभिन्न दलों के वहां चॉइस जनता को अलग मिलती है, तमाम दल है, अलग अलग लोगों का, अलग दलों का प्रभाव है। ठीक है, कुल मिलाकर के ये है कि हमारा सोचना समाजवादी पार्टी का साफ है पहले दिन से कि बंगाल के अंदर ममता बनर्जी जी ने कई मौकों पर भाजपा को हराया है। ठीक है, और अभी भी मजबूती से लड़ रही है। अगर आपको लग रहा हो कि कोई और है तो अलग बात है। ठीक है धर्मेंद्र, अभी रुकना होगा। दो तीन बातें हैं जिनमें थोड़ी सी मुझे लगता है टिप्पणी की जरूरत है। एक तो ममता बनर्जी और भाजपा की लड़ाई पिछले विधानसभा में हुई, उससे पहले नहीं हुई कभी। क्या? उससे पहले वो लेफ्ट से लड़ रही थी, 11 में लेफ्ट से लड़के आई थी, भाजपा से नहीं, इसलिए कई मौकों पे नहीं हराया। एक बार का मसला है जब 77 और इनकी सरकार बनी, बस हिंदी में समझो। एक दूसरी बात, ये फार्मूला आज तक मैं नहीं समझ पाया 40 साल पत्रकारिता करने के बाद भी कि ये कौन सा जादू मंत्र है, कौन सा कीलक मंत्र है, कौन सा बीज मंत्र है, कौन सा इस्लामिक उसका ताबीज है जो घोल के पी लेते हो यार आप लोग। बोले तमिलनाडु में चोर है, दिल्ली में साहूकार, पूरे बंगाल में भ्रष्ट है, दिल्ली में मदर टेरेसा। गजब बात कर रहे हो यार। इसीलिए आप लोगों के ऊपर जनता भरोसा कम करती। फिर जो आदमी भोपाल में चोर है वो दिल्ली में उसको साहूकार बना देते हो, जयपुर में जाके कहते हो ये चोर है। मुझे याद है अरविंद केजरीवाल जयपुर में गए, बोले गहलोत चोर है, और दिल्ली में आज सबसे आगे बैठे इंडिया गठबंधन के उसमें बोले लाओ कुल्फी लाओ। वो तो फोटो खिंचाने में गिर भी पड़े थे केजरीवाल, इतना उत्साहित थे। जिस दिन फोटो हो रही थी इंडिया गठबंधन की, केजरीवाल बस सो एक्साइटेड कि गिर पड़े, फिर कई लोग मिलके उठाए, बोला अरे रुक जाओ भाई। अब ये बात आज तक मैं नहीं समझ पाया कि नहीं उस मोहल्ले में हम लोग जाती दुश्मन है, इस मोहल्ले में समधी। ऐसा नहीं है, जनता बौरी नहीं है ना, आप ढेर होशियार हो, हिंदी में समझ लो। ना तो जनता बौरी है ना आप लोग ढेर होशियार हो। जनता कई बार बता चुकी 77 से लेके आज तक। दूसरी बात जो धर्मेंद्र जी ने कही कि भाई फेडरल सिस्टम और बोले प्रधानमंत्री ये कैसे कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार के शपथ ग्रहण में मुझे आना ही होगा।
अखिलेश यादव से बड़ा राजनीतिक जीवन नरेंद्र मोदी का, उनसे ज्यादा अनुभव उनके पास, उनसे ज्यादा चुनाव लड़े और लड़ाए, उनसे ज्यादा वर्षों से वो सत्ता के सर्वोच्च पद पर है। 15 साल गुजरात में, अखिलेश जी तो अभी कुल जीवन में 5 ही साल रहे, और उसके बाद 11 साल से यहाँ। वो ये नहीं कह सकते अपने अनुभव से कि हमारी सरकार आ रही है। अखिलेश जी लखनऊ में बैठ के बंगाल का रिजल्ट घोषित कर रहे हैं कि पता है ममता बनर्जी जी विशाल प्रचंड बहुमत से आ रही हैं, तय हो गया, कुछ नहीं। क्या? क्यों भाई साहब? उनके पास कोई जादुई शक्ति है क्या? कर्ण पिशाचिनी सिद्ध है, यक्षिणी सिद्ध है, या जिन्नात का कोई कार्यक्रम है? जिन्नात की भी एक शाखा है, नावेद भाई जानते होंगे, लखनऊ में झाड़ फूंक वाले हैं ना, तावीज वाले, शेख बाबा, तो वो भी एक नई फ्रेंचाइजी है। नहीं, कर्ण पिशाचिनी तो ही, उसके अलावा कौन बता सकता? आपको इस बात पर आपत्ति है कि मोदी ने कैसे, अरे भाई चुनाव में तो फॉरवर्ड ब्लॉक भी कह रहा है कि हम सरकार बनाएंगे बंगाल में, तब जेल में डाल दें, फिर आप कहते हो हम लोकतांत्रिक हैं। हर पार्टी कह रही है सरकार बनाएंगे, कौन नहीं कहता? और जो इसलिए नहीं लड़ रहा सरकार बनाए, वो चुनाव क्यों लड़ेगा भैया? घर में सत्तू पी के सो नहीं जाएगा। इसलिए इस बात को जरूर समझिए। और वो एक पार्टी के नेता हैं, बीच युद्ध में सेनापति ये कहेगा कि हम हार रहे हैं, ये तो कांग्रेस से सीखना चाहिए और समाजवादी पार्टी से ही सीखना चाहिए धर्मेंद्र जी को। 14, 17, 19, 22 स्थानीय निकाय सब चुनाव हुए कि नहीं हुए? धर्मेंद्र भाई ने कहा कि हमने सांप्रदायिक ताकतों को उत्तर प्रदेश में पलट दिया। भैया कहां पलट दिया? उत्तर प्रदेश में भी उन्हीं की सरकार और दिल्ली में भी उन्हीं की सरकार। क्या दोनों जगह भगवा है? उत्तर प्रदेश में भी उन्हीं की सरकार है और दिल्ली में भी उन्हीं की है, तो पलटा कहां? पलट तो नहीं पाए। आपकी संख्या थोड़ी बढ़ गई, लेकिन आप पलट नहीं पाए, तस्वीर नहीं बदली। धर्मेंद्र भाई, इस बात से सब लोग सहमत होंगे। 2024 के आपके प्रयासों से देश में और उत्तर प्रदेश में कहीं भी पॉलिटिकल सीन नहीं बदला। जहां मोदी थे वहीं मोदी हैं, जहां योगी है वहीं योगी है। ये बात भी ध्यान रखिएगा। अनंत अमित, मसला वही है। एक तो आपने आरोप सुन लिया कि प्रधानमंत्री ने क्यों कहा कि 4 तारीख को परिणाम आ जाएगा तो उसके बाद शपथ ग्रहण में मुझे आना होगा, एक चीज। दूसरा मसला ये कि मुझे लग रहा है इससे भी बीजेपी को बड़ा एडवांटेज मिल जाता है कि ये जो एक उलझी हुई बुनावट है ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की, इसमें किधर सिरहाना है किधर पैताना है, कौन नेता है कौन अभिनेता, ये ही नहीं समझ में आ रहा, कौन किसके पक्ष में कहाँ है। स्टेशन के हिसाब से ओपिनियन हो रही है, बोले भागलपुर में ये बोलेंगे, जबलपुर में ये बोलेंगे। मुझे ना इससे भी आपको लाभ मिल जाता है। निश्चित तौर पे आपस में बड़े जायज है। अगर केजरीवाल ये कह रहे हैं कि कांग्रेस वोट कटुआ है और राहुल गांधी वहां सक्रिय हैं, या तो रवि प्रताप जी को जो भेज देते कि भाई तुम लड़ा के आ जाओ, मैं नहीं जाऊंगा जी। जब राहुल गांधी है इसका मतलब है कांग्रेस फोर्स लगाना चाह रही है वहां जी। और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं वोट कटुआ है कांग्रेस। अनंत अमित जी, देखिए भैया जी, आपने सही कहा। 2011 में टीएमसी जीत कर आई थी वामपंथियों के खिलाफ। 2016 में हम चुनाव लड़ने गए, हम 3 सीट पे सिमट गए। नहीं, तब आपकी कोई हैसियत ही नहीं थी। तब बंगाल में आपको भ्रम होगा, लेकिन आपकी हैसियत नहीं थी। आप चुनाव लड़े हो पिछला वाला बस 21 में 77 सीट जीत कर आए और 2026 में हम चुनाव लड़ रहे हैं। और माननीय मोदी जी बार बार सब सभा में कह रहे हैं कि 4 तारीख को 4 मई ममता गई और सरकार भाजपा की बनेगी और उस ओथ समारोह में हम आएंगे संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति और भाजपा के प्रधानमंत्री या देश के प्रधान में स्वाभाविक है जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, राहुल गांधी जी को बार बार आपने भैया जी देखा होगा कि सारे मंच पर वो 3 जगह प्रचार करने के लिए गए हैं और तीनों मुस्लिम बहुल इलाका होता है, मालदा, मुर्शिदाबाद, उसके बाद जाते हैं मेरी स्वरूपगंज दिनाजपुर में पड़ता है। तीनों मुस्लिम क्षेत्र। बार बार वो क्या कहते हैं
तो शारदा चीट फंड की बात करते हैं, रोज वैली चीट फंड की बात करते हैं, कोयला घोटाला की बात करते हैं, और उसके विपरीत हेमंत सोरेन जी की सरकार चल रही है झामुमो और कांग्रेस की सरकार झारखंड में। हेमंत सोरेन प्रचार करने जा रहे हैं किसका? टीएमसी का। तेजस्वी यादव प्रचार करने जा रहे हैं किसका? टीएमसी का। अरविंद केजरीवाल जी प्रचार करने जा रहे हैं किसका? टीएमसी का। ये तीनों कौन लोग हैं? तीनों बेल पे भ्रष्टाचार उनके कोर्ट में, न्यायालय में मामला चल रहा है, लेकिन सपा के साथ ही लखनऊ से ही जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी, एक मिनट आनंद, में राहुल गांधी को इस बात में क्रेडिट दो, उन्होंने माइक पर कहा कि मैं जमानत पर बाहर हूं। उन्होंने छुपाया नहीं, उन्होंने पब्लिक रैली में कहा कि मैं जमानत पर हूं। जी। और दूसरी बात, राहुल गांधी ने किसी भी सभा में यह नहीं कहा कि कांग्रेस की सरकार बन गई। उन्होंने सभी जगह कहा कि भ्रष्टाचार के वजह से और इनके कुशासन के वजह से भारतीय जनता पार्टी को क्रेडिट मिलने जा रहा है, यानी कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की जो आप कह रहे हैं। दूसरी बात, राहुल गांधी जी अपने मन में एक बात कह रहे हैं, हमसे सहा न जाए दर्द ये जुदाई, अंगिया प्रीतिया के कैसे बुझाई, दिल हमारा इलू इलू कहता है, लेकिन जीना हमारा दुश्वार लगता है। उनको यह लग रहा है कि इंडी ठगबंधन के लोग जो थे, तो दिल्ली में मीटिंग कर रहे थे, वही जाकर पश्चिम बंगाल में हमारे खिलाफ लड़ रहे, यानी कि कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे, के साथ लड़ रहे। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से हम लोगों ने विगत 5 वर्षों से उस प्रदेश में काम किया है, और ममता जी के कुशासन और मां माटी और कानून की बात करने वाली ममता जी जिस तरीके से उस प्रदेश को जिस आग में फंसा दे रही है, और लोग जिस तरीके से ज्वलनशील हो गए, निश्चित तौर में पुलिस पास है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार पे बनने जा रही है। और इसके लिए हम राहुल गांधी जी का धन्यवाद देते हैं कि राहुल गांधी इस तरीके से रैलियों में कह रहे हैं, हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ठीक है आनंद जी। नावेद शिको, एक स्ट्रेटेजिकल मूव भी दिख रहा है इसमें, जिसको नारों के बीच में या तुकबंदी के बीच में ढका नहीं जा सकता। फर्स्ट फेज में राहुल गांधी नहीं गए, मेरी बात को जरा गंभीरता समझिएगा, ठीक? अरविंद जी, आपसे भी यही सवाल होगा, इसलिए अभी आप भी सुन लीजिए। फर्स्ट फेज में राहुल गांधी नहीं गए। फर्स्ट फेज पिछले चुनाव में भी बीजेपी का फेज था, ठीक? जो हैसियत बीजेपी की है वहां बंगाल में, उसके हिसाब से उसने बहुत अच्छा किया फर्स्ट फेज में, ठीक? वो ममता बनर्जी पर भारी पड़ी पहले फेज में, जहां चुनाव इस बार हुआ। अब जहां 29 को वोट पड़ना है, वो ममता बनर्जी का स्ट्रांग होल्ड है सारा इलाका, समझ गए ना? और वो मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है पश्चिम बंगाल का। सिर्फ 6 जिलों में ममता बनर्जी 50% एनर्जी ले लेती हैं। सिर्फ इस जहां 29 को वोट पड़ना है, वहां के सिर्फ 6 जिलों से ममता बनर्जी की आधी ताकत विधानसभा में चुन के आती है। सारा मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका, और राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने जानबूझकर मुस्लिम डोमिनेटेड इलाकों को क्यों चुना? नावेद शिको, जब वो जानते हैं कि ममता बनर्जी यहीं से ऑक्सीजन लेती हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के टोटल विधायकों का आधा हिस्सा 6 जिलों से आया था। 23 जिलों का राज्य है वो। नावेद शिको, बात साफ हो गई। भारतीय जनता पार्टी पहला फेज जो था वो भाजपा के वर्चस्व वाला था। जाहिर सी बात है कि सेकंड फेज में मुस्लिम वोट बैंक बढ़ा है, और राहुल गांधी यानी कांग्रेस को ममता से लड़ाई लड़नी है। उनके भाषण भी यही बता रहे हैं, मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमाली करनी है। इस इरादे से वो पूरी ताकत लगाए हुए हैं, इस बात में कोई शक नहीं है, जिससे सीधा सा नुकसान भाजपा को कम और ममता को ज्यादा होगा इस तरह की कंपेनिंग से। एक बात मैं बताने की कोशिश करूंगा, उत्तर प्रदेश में खासतौर से हमने बहुत करीब से देखा है कि हर राज्यों में, उत्तर प्रदेश में 20% है, पश्चिम बंगाल में इससे भी ज्यादा मुसलमान है, बिहार में 16-17%। इस तरीके से जहां भी मुस्लिम वोट बैंक है विपक्षियों का, जब विपक्ष बंटता है या आपस में तकरार होती है, वोट बैंक में कहीं ना कहीं जोश ठंडा हो जाता है कि वोट बंट रहा है, विपक्षी आपस में बंट गए हैं, बीजेपी आ जाएगी, हमारे मतलब की सरकार नहीं बन पाएगी, घर में बैठो, नहारी रोटी बना दे, सालन रोटी बना दे, वोट देने नहीं जाएंगे। लेकिन जब विपक्ष एकजुट होकर लड़ाई लड़ता है, जैसे लोकसभा में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लड़े थे, तो 90% मुसलमान घरों से निकल जाता है।
देखो अच्छा गठबंधन हो गया, भाजपा के हारने की उम्मीद है, निकल जाओ घर से, चाची नानी दादी भाई ताऊ चाचा अब्बा सब निकल आओ। लेकिन जब विपक्ष में टकराव होता है, जैसा कि पश्चिम बंगाल में नजर आ रहा है, तो मुसलमानों के मन में यह भाव आ जाता है कि विपक्ष टकरा रहा है या भाजपा से लड़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि भाजपा को एकजुटता के से ही हराया जा सकता है। यहां पर विपक्ष लड़ रहा है, हमारे मतलब की सरकार नहीं बनेगी, घर में बैठ के सालन रोटी खाओ, छुट्टी का दिन है। तो ये बुरा प्रभाव पड़ता है। उत्तर प्रदेश में मैं यही कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस साथ में लड़ती है तो 95, 97, 93% वोट मुसलमानों का निकलता है। तो ये एक गलत प्रभाव गया है कहीं ना कहीं, और ये बीजेपी के फेवर में जा रहा है। ठीक है नाविद भाई, ठीक है नाविद भाई, रुकना होगा। अभी सिंह जी, मेरा वही प्रश्न, जो हाईली मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके हैं बंगाल के, अब वोट वहां होना है 29 को, सघनतम मुस्लिम आबादी है उन इलाकों में, मालदा हो मुर्शिदाबाद हो, मतलब भारत में वो प्रसिद्ध हैं इलाके मुस्लिम घनत्व के लिए। राहुल गांधी वहां डंका बजा रहे हैं। अगर उनको भाजपा को नुकसान पहुंचाना था तो राहुल गांधी को 5 सभाएं पहले चरण में नहीं करनी चाहिए थी। दूसरे चरण तो ममता बनर्जी का चरण है, वो तो वही फुलझड़ी छुड़ा रहे हैं, अनार छुड़ा रहे हैं। अरविंद जी क्यों? देखिए अमिताभ जी, इसके पीछे कारण यह है कि कांग्रेस का बाहर वेस्ट बंगाल में अपना कुछ है नहीं। कांग्रेस इस ताक में थी कि कुछ सीटें यदि ममता बनर्जी उसको देती तो टीएमसी के कंधे पर सवारी करके कांग्रेस कुछ सीट जीत सकती। लेकिन टीएमसी ने कहा यहाँ तो आपका कुछ है नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ रही हूँ, आप हमारा सहयोग करो, सीट हम आपको नहीं देंगे। सीट इसलिए नहीं देंगे कि आप जीत नहीं पाओगे। तो कांग्रेस को मिर्ची लगी है, और कांग्रेस को ये लगा है कि ममता बनर्जी की इतनी हैसियत है, हम राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय दल है, दशकों तक देश में शासन किया है, हमें तुम ठेंगा दिखाओगी। इसलिए प्रतिशोध की राजनीति के कारण हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। भारतीय जनता पार्टी का तो कांग्रेस वहां नुकसान नहीं कर सकती है, क्योंकि वहां उसका कुछ नहीं है। अब कांग्रेस की कोशिश ये है कि ममता बनर्जी को सबक सिखा दें, और इस समय राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक की भूमिका में है, क्योंकि पिछले जो विधानसभा में सीटों वोट प्रतिशत का अंतर था बीजेपी और टीएमसी में, वो केवल 4% का अंतर था। और राहुल गांधी यदि जोर लगाते हैं और 1% भी वहां प्रभावित होता है, वोटर प्रभावित होता है, तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मैं एक और भविष्यवाणी आपको मैं करता हूं। ममता जी ने बीजेपी को चेतावनी दी है कि इलेक्शन बाद में दिल्ली आऊंगी, आप देखिएगा बीजेपी का तो कुछ नहीं करेंगी। ममता जी कांग्रेस के इस विरोध को भूलेंगी नहीं, और राहुल गांधी की और उनके पार्टी की दिल्ली से लेकर पूरे देश भर में ऐसी तैसी करने में कोई वो कसर नहीं उठा रखेंगे। ठीक। रवि प्रताप जी, ममता जी का जो एक पर्सनालिटी है, उनका जो एक अपना एटीट्यूड है, वो वैसे है कि वो भूलती नहीं, और फिर वो जब गुस्से में होती तो वो बहुत उग्र हो जाती है। मैंने तो व्यक्तिगत स्तर पर उनको लोकसभा में देखा, मतलब वो जब नाराज होती है तो फिर उनको मनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक बार नाराज हो गई थी तो अपनी पूरी फाइल स्पीकर के चेहरे फेंक दी थी, फिर बाद में आके माफी मांग ली घंटे भर बाद, लेकिन उसका तो फेंक ही दी थी। 1 मिनट में वो बवाल कर देते थे। राहुल गांधी उनके सब स्ट्रॉन्ग होल्ड में घूम रहे हैं और मुसलमान बहुल इलाकों में कैंपेनिंग कर रहे हैं, जबकि बीजेपी के स्ट्रॉन्ग होल्ड में वो नहीं गए राहुल गांधी। ममता को भी दिख रहा है, वो भी राजनीति करती है। राहुल गांधी से तो ज्यादा ही समय से राजनीति में है ममता बनर्जी। क्या ममता जो कह रही है कि चुनाव निपट जाने दीजिए, मैं दिल्ली आऊंगी, और उनका घोषित वो आती है कि मैं बीजेपी को बर्बाद करूंगी, लेकिन इसके पीछे जो वो नहीं कह रही वो ये भी है कि कांग्रेस से भी निपटूंगी, हमको हराने आए राहुल गांधी। ये समस्या तो पैदा होगी फिर रवि जी, क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाकों में राहुल गांधी जैसे बड़े नेता का जाना, अधीर रंजन जाए समझ में आता है, क्योंकि उनके बस का भी कुछ नहीं मान लो ज्यादा, लेकिन राहुल गांधी की जाने का तो एक मैसेज बड़ा होता है। जी जब जी 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 अनम्यूट कर लीजिए भैया।
हाँ जी। अमिताभ जी सॉरी जी। जब देश के प्रधानमंत्री एक ये समझिए कि निकाय के चुनाव जैसे प्रचार करते हैं तब कोई नहीं तय कहता कि आप क्या करते हैं। विगत के इतिहास में देखेंगे तो कोई प्रधानमंत्री इस तरह का प्रचार करता नहीं था। चलिए हमारे अभी मित्र कह रहे थे अनंत जी की हम उन जिलों में क्यों गए। अरे भाई आपसे पूछ करके जाएंगे कि हम किन जिलों में गए और क्यों गए। और ममता जी अगर दिल्ली आ रही है तो उनका स्वागत है। हमारे ही पार्टी से गई थी वो और हमारा ही मैक्सिमम वोट उन्होंने काटा है। जब एक जो प्रणव राय जी ने ग्राफ दिखाया था 3-4 दिन पहले शायद आपने भी देखा होगा तो कितना ड्रामेटिकली वो नीचे और ऊपर दिखाया कि जहां जहां किसने किसने कांग्रेस की क्या दशा की। मैं उसको थोड़ा सा तवज्जो देते हुए कहता हूं कि अगर मान लीजिए कि हमें कोई कहता है कि आपको हम सीट नहीं देंगे समर्थन करिए तो ये बताइए 36 प्रदेशों में समर्थन नहीं करते रहे कहां कहां समर्थन करें। अरे हमारे को आप कहते हैं कि इनको मत लड़ाइए उनको मत लड़ाइए ये कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं देंगे। भैया सीट आप हमको दे देते उसके बाद भैया आप ही आपकी हेजीमोनी चलती है कि नहीं यहां से ये लड़ेंगे वहां से लड़ेंगे फिर हम क्या करेंगे ये बताइए। हम केवल आरती इसी ये निर्णय लिया कि नहीं हम अपना पूरा प्रयास करेंगे और एक दल के नाते एक देश को बचाने के लिए अपने लोगों में जागरूकता करने के लिए अपने लोगों कोर वोटरों को जगाने के लिए हर वो काम करेंगे जो आवश्यक है। और अभी भी मेरे भाई कह रहे थे कि धर्मेंद्र जी कह रहे थे कि नहीं सपा ऐसे कर रही है। अरे भाई सपा का गठबंधन 2026 तक एकदम है इंटेक्ट और सरकार मिलकर बनाएंगे और हमारा कोई विरोध नहीं है जी। नेतृत्व लेवल पे शीर्ष नेतृत्व लेवल पे इस प्रदेश में आप देखिए दोनों लोग मिलकर चले और हम मिल करके और इस सरकार को हटाएंगे। और जो आप कह रहे थे थोड़ी सीटें बढ़ गई मैं बता दूं कि सपा के इतिहास में सपा के अभ्युदय से लेकर के 37 सीट आदरणीय मुलायम सिंह जी भी नहीं जिता पाए थे। 37 सीट का मतलब 5 से 37 होना 750%। और इन्हीं दोनों लोगों ने मिल करके भाजपा को लगभग 20.5% कम कर दिया। 303 से 240 में सिमट गए। तो ये न कहें कि थोड़ी सी ठीक है रवि भाई बिल्कुल चमत्कारिक रूप से बढ़ी जी बिल्कुल और इनकी जो उम्मीद नहीं थी उतनी घट गई और आज ये बैसाखी पे घूम रहे हैं केवल 2 लोगों ठीक है ठीक है रवि भाई अब रुकना होगा। मैं धर्मेंद्र जी के पास चलूं फिर वही बात जोड़ूं जो धर्मेंद्र जी को कही थी वही फिर तथ्य सामने रख दूं। आपको अच्छा लग रहा है ये शब्द आप इसका लगातार इस्तेमाल करिए बैसाखी पर घूम रहे। व्यवहारिक सच ये है कि जिनकी बैसाखी बताई जाती है वो दोनों मोदी जी को जहां देख लेते हैं साष्टांग दंडवत कर देते हैं। क्या ये माया मुलायम सिंह और काशीराम वाला गठबंधन नहीं है। शायद रवि प्रताप जी के दिमाग में उलझन हो क्या कि एक कुर्सी होगी उस पर माया काशीराम जी बैठेंगे सामने मुलायम सिंह को खड़ा किया जाएगा और कहा जाएगा कागज कलम ले लो लिखो जो मैं बता रहा हूं। नीतीश बाबू को आप लोगों ने देखा ना वो सार्वजनिक स्थलों पर पैर छू ले रहे थे प्रधानमंत्री की 1 बार नहीं 10 बार। और मोदी और नायडू क्या कह रहे हैं। नायडू कह रहे हैं नमो मीन्स नायडू एंड मोदी इज इक्वल टू नमो। आपकी ने तो कांग्रेस उम्मीद से हो गई थी। खड़गे जी ने कहा 6 महीने की बात है सरकार हम बनाएंगे इनकी सरकार गिर जाएगी। कहां क्या हुआ भैया। और नीतीश जी चुपचाप यहां आ गए भाजपा का मुख्यमंत्री बन गया। आप अब भी बैसाखी बता रहे हो तो ऐसी बैसाखी सबको मिले भगवान करे। क्या जिस बैसाखी में मालपुआ खाने मिले वैसी बैसाखी सबको मुबारक। और रवि भाई को एक बात और याद दिला दूं इनकी ही पार्टी के बड़े नेता हैं काफ़ी बड़े नेता हैं चिदम्बरम साहब। उनको बड़ा अनुभव है देश के अलग अलग बड़े मंत्रालय चलाए। उन्होंने जो कहा था वो मैं उद्धृत कर दूं फिर धर्मेंद्र जी के पास जाऊंगा। उन्होंने कहा था कि जो लोग ऐसा सोचते हैं कि 14 और 19 और 24 के मोदी में कोई अंतर है काम करने की शैली में तो उनको समझ नहीं। चिदम्बरम से अब सब लोग आ जाएंगे रवि भाई और उनकी पार्टी के दूसरे लोग शायद उन्हीं के लिए चिदम्बरम कह रहे हैं। वो कह रहे मोदी जिस शैली से काम 14 में कर रहे थे 19 में कर रहे थे एग्जैक्टली वैसे ही काम 24 में कर रहे हैं। फिर भी रवि भाई अगर कह रहे हैं बैसाखी है तो चिदम्बरम साहब को बताओ कि बैसाखी का क्या मसला है। धर्मेंद्र भाई आपसे एक सवाल ये है कि अमरोहा में ओवैसी आ जाए तो समाजवादी पार्टी और अखिलेश जी कहते हैं कि ये बी टीम है भाजपा की इससे बचकर रहना मुसलमानों। क्या ये वोट काटने आया मुसलमानों के भाजपा के कहने से भाजपा से पैसा लिया है। ठीक अब बंगाल के सघनतम मुस्लिम इलाके जहां 50% से भी ज्यादा की मुस्लिम आबादी है कई इलाके तो ऐसे हैं क्या
जहां से ममता बनर्जी की पूरी टोकरी में आधी टोकरी वहीं से भरती है। क्या आधी में पूरा प्रदेश, बाकी 6 जिलों से पूरा आधा। वहां राहुल जी जा रहे हैं और कह रहे हैं ममता बनर्जी बराबर भ्रष्टाचारी है। क्या अब क्या राहुल जी को भी भाजपा का एजेंट कहेंगे आप लोग, जैसे आप ओवैसी के लिए कहते हैं? आप कहते ओवैसी का यूपी में कुछ नहीं, क्या जीतेंगे ओवैसी? वही स्थिति कांग्रेस के लिए भी है वहां। फिर भी आप मुस्लिम बहुल इलाकों में राहुल जी गए हैं, क्या वही आरोप राहुल जी पर लगेगा? धर्मेंद्र जी देखिए बाबू जी, एक तो कोई भी राजनीतिक दल कहीं भी जा सकता है, चुनाव प्रचार कर सकता है, वो अपनी विचारधारा के हिसाब से आप ओवैसी को लिबर्टी नहीं देते, आप ओवैसी को लिबर्टी नहीं देते, आप लोग उनको गंदे से गंदा का, आप तो बीएसपी को लिबर्टी नहीं देते हो। आपके लिखत पढ़त में बीएसपी को बी टीम बता दिया जाता है। हाँ नहीं, अगर कोई बी टीम की तरह काम करेगी तो बिल्कुल बता देंगे। और राहुल गांधी कैसे काम कर रहे हैं? जब बीजेपी वाले तो उनके लिए जय जयकार कर रहे हैं। का फैसला किसी भी राजनीतिक दल के कार्यालय का फैसला दूसरे दल के कार्यालय में लिखा जाएगा तो उसको बी टीम नहीं कहेंगे, ये टीम कहेंगे। देखिए दूसरी बात, ये कहना हम इससे बिल्कुल सहमत नहीं है कि बंगाल में एक एरिया है जहां से ममता जी मुख्यमंत्री बनती है। अरे बंगाल में उनको माताओं का, बहनों का, नौजवानों का, आम आदमी का, हर वर्ग ना करो महाराज, मैंने आंकड़े के साथ बता दिया, आप समझ नहीं पाए आपकी कमी ना। मैंने आंकड़े के साथ बता दिया। पिछले विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी की कुल विधायक संख्या में से आधे विधायक इसी चरण के, दूसरे चरण के 6 जिलों से आए थे जो सघन मुस्लिम बहुल आए। ठीक, अब बाकी ये विस्तार हमको ना समझाओ, मुस्लिम से, अगड़े से, पिछड़े से, कुर्मी से, कोरी से, इसके बोर्ड से, हम सब जानते भैया। 6 जिलों से आधे विधायक टीएमसी के हैं आज, आप समझ गए ना? आधे वहां से आए थे तो आधे कहां से आए थे? आधे पूरे प्रदेश से आए थे। दादा गजब बात कर रहे हो यार। कहना चाह रहे हैं कि सबका नहीं, आप समझ ही नहीं पा रहे जी, इसलिए सरकार आप समझ ही नहीं पाए। और कोई भी राजनीतिक नहीं, ऐसा नहीं है कहना कि केवल ऐसा नहीं है। आप गलत समझ रहे हैं। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। नहीं अमिताभ जी, हो तो मैं भारतीय जनता पार्टी के साथी को सुन रहा था, उन्होंने शुरुआत ही मुसलमान शब्द से की, क्योंकि खाना ही नहीं हजम हो सकता। ठीक है धर्मेंद्र भाई, थोड़ा सा धर्मेंद्र जी, ठीक है धर्मेंद्र भाई, धर्मेंद्र जी थोड़ा चीजों को गलत समझ गए शायद। ममता बनर्जी का जो सक्सेस रेट है, आदमी का कोर सक्सेस रेट जाना जाता है। राजनीतिक कार्यकर्ता इलेक्शन प्रबंधन के विषय में बहुत प्रवीण नहीं होते सब लोग। वो नारा लगाना जानते हैं, भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वो इलेक्शन का मेजरमेंट नहीं समझते उतने अच्छे ढंग से। मैं फिर कहूं, फिर समझाऊं, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का सक्सेस रेट मुस्लिम बहुल इलाकों में से ही है सब। अन्यथा तो पहले चरण में जहां मतदान हुआ वहां तो भारतीय जनता पार्टी हावी पड़ी पिछले चुनाव में। इतनी सी बात समझने में कोई रॉकेट साइंस है यार। अब यूं तो जिस आदमी को 10 वोट भी मिले, हाँ उसके लिए भी कह सकते हैं भाई सबने मदद की तब 10 वोट मिले, लोकतंत्र अच्छी बात है। लेकिन सेफोलॉजी भी एक चीज होती है भैया, उसका विश्लेषण होता है। जो जब उत्तर प्रदेश एक था तो जो मैनपुरी में मुलायम सिंह को सपोर्ट मिलता था वो नैनीताल में तो कभी नहीं मिला, कभी नहीं मिला। खटीमा में नहीं मिला, रुद्रप्रयाग में नहीं मिला, पौड़ी में नहीं मिला। लेकिन प्रदेश के नेता माने जाते थे ना, प्रदेश भर के नेता माने जाते थे। लेकिन ये वो भी जानते थे कि हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड कहां है। एटा है, इटावा है, फरुखाबाद है, मैनपुरी है, शाहजहांपुर है, यही ना। इसलिए इस बात को हमेशा समझिए, इसमें कोई गलत बात थोड़ी ना है। हर नेता का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है, हर पार्टी का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है। अनंत अमित जी, अब आप पर आरोप है कि भाई आप चीज़ों को, जो मैं पहले समझ रहा था कि इस बात से भी आपत्ति है कि नरेंद्र मोदी शपथ में क्यों आएंगे और उनको इस बात का भरोसा क्यों है कि भाजपा जीत जाएगी। तो शायद विपक्षी दलों को ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ सेटिंग कर ली है, कोई टूल किट टाइप की है इलेक्शन की, जिसको ऑन कर दिया। ऐसा मैं समझ रहा हूं, इसी बात पर नाराजगी हो सकती है। वरना अगर छोटे से छोटे कार्यकर्ता को छूट है ये बताने का कि हमारी पार्टी जीत रही है, तो वो छूट नरेंद्र मोदी को नहीं हो, ये तो कैसे संभव होगा? अमित जी
देखिए भैया जी, सर्वप्रथम तो आपने बिल्कुल सही कहा कि हम पहले फेज में 152 सीट पे जो चुनाव हो चुके हैं 23 तारीख को, उसमें इस बार हम 60 सीट पर जीत कर आए थे पहली, और दूसरी सीट पे 29 पे जो 142 सीट पे जो चुनाव हो रही है, उसमें हमारा प्रयास है कि हम 50 तो इनकी कमजोरी दिखाती है। बंगाल में प्रचार के साथ साथ भी बताएं। पहली बात। दूसरी बात आपने, तो ये भारतीय जनता पार्टी 294 सीट पे जीत रही है, पूरा एक एक सीट पे हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम तो जिस दिन से चुनाव खत्म होता है उसी दिन से चुनाव की प्रक्रिया में हम तो लग जाते हैं और लगातार। लेकिन आपकी बात धर्मेंद्र जी मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि धर्मेंद्र जी तो लखनऊ में बैठे हैं, इनको तो कलकत्ता का कोई ज्ञान नहीं है। इनके नेता भी इसी तरीके से बोलते हैं, क्योंकि ये तो पश्चिम बंगाल जा नहीं रहे, जाएंगे तो यहाँ राहुल जी नाराज हो जाएंगे। यही ज्यादा ममता जी को ज्ञान दिए जा रहे कि साहब आपको जीत रही दीदी, आइए अपना जो भी है। पश्चिम बंगाल की स्थिति बिल्कुल विपरीत। पश्चिम बंगाल में 77 तक कांग्रेस की सरकार रही, उसके बाद वामपंथ की सरकार रही, विगत 15 वर्षों से टीएमसी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की तो कभी पश्चिम बंगाल में सरकार रही नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो पश्चिम बंगाल की जनता से यह आग्रह कर रही है कि आप हमें एक बार सेवा का मौका दीजिए, हम प्रदेश कई बार सरकार रही क्या आनंद जी? नहीं, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी मुझे तो नहीं पता कितनी बार रही है, वो आप जानेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी से एक बार कहिए कि बंगाल के साथ बंगाल चुनाव प्रचार भाजपा के लिए करने के साथ देश के प्रधानमंत्री है। ट्रंप जो है हेल होल बता रहा है, तो क्यों नहीं जबान खुल रही है? ट्रंप कह रहा है भारत की इमिग्रेशन पे H1 वीजा पे आपत्ति लगा रहा है। ट्रंप पर अरे भाई, जो नहीं, बंगाल चुनाव निपट जाएगा तब तक पर आएगा। अभी रुकिए धर्मेंद्र जी, अभी रुकना होगा। अमित जी आप कंक्लूड करिए। बंगाल चुनाव निपट जाने दीजिए, फिर ट्रंप पर आएंगे। मुझे पता है कि समाजवादी पार्टी की वैश्विक मामलों में बड़ी गहरी रुचि रहती है, मुझे पता है, लेकिन ये चुनाव निपट जाए उसके बाद। अनंत अमित कंक्लूड करिए। तो वही मैं भैया जी कह रहा था कि जिस तरीके से हम पहली बार चुनाव में गए, हम लोगों ने लोगों का विश्वास जीतने का काम किया है, और जिस तरीके से प्रदेश में महिला सुरक्षित थी। दूसरी बात, हमने अपने संकल्प पत्र में महिलाओं को लेकर जिस तरीके से कहा है, और पहले फेज के चुनाव में भैया जी बंगाल के चुनाव में महिलाओं का 2% वोट ज्यादा पड़ा है। ये बताता है कि हमने जो महिलाओं के लिए संकल्प जो लिया है, महिलाओं के विकास के लिए पश्चिम बंगाल की महिलाएं भारतीय जनता पार्टी इंडिया के साथ है, जो वोट का परसेंटेज बता रहा। और दूसरी बात, आप बार बार इलेक्शन की बात कहते हैं भैया जी, ये पहले ऐसा बंगाल का चुनाव है इसमें एक भी रीपोलिंग नहीं हुआ है। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को साधुवाद देना चाहिए। प्रधानमंत्री अपने कामों की बानगी नहीं दिखा रहे हैं, एक बार भी नहीं मेक इन इंडिया के शेर पे बैठ के जा रहे हैं। गंगा पुत्र है, वो भी नहीं कह रहे हैं। ठीक है अनंत अमित, अभी रुकना होगा। अनंत अमित अभी रुकना होगा। इतिहास बताता है, धर्मेंद्र रुक जाए यार, अब तो कोई फायदा भी नहीं बोलने से। इतिहास बताता है कि जब कलकत्ता हुआ करता था, तो वो भारत का सबसे समृद्ध औद्योगिक स्थल था, व्यापारिक स्थल था। और इतिहास ये भी बताता है कि पश्चिम बंगाल में जब से सरकार बनना शुरू हुआ, नावेद भाई नई बात कह रहा हूं, तब से लेके आज तक कभी जनसंघ, हालांकि भवानीपुर जहां ममता जी का घर है उसी से थोड़ी दूरी पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जन्मे थे, लेकिन फिर भी भाजपा कभी भवानीपुर नहीं जीत पाई। जनसंघ कभी वहां नहीं रहा, चुंगी में भी न भाजपा रही। सारे सुपर प्रोमैक्स सेकुलर दल वहां रहे। सुपर प्रोमैक्स सेकुलर क्या, विधान बाबू से शुरू करो और बुद्धदेव तक आ जाओ, आखिरी मुगल सम्राट। भाजपाई तो वहां कहीं नहीं रहे। नावेद जी हाँ बोलो जोर से भाई, नहीं रहे ना। इसका मतलब बंगाल की जो दुर्दशा की वो इन्हीं सब सुपर प्रोमैक्स सेकुलर्स ने की। अनंत अमित वहां कभी सरकार में रहे होते तो हम इनके भी गले में रस्सी डालते कि भाई तुमने भी गड़बड़ घोटाला किया। पूरे बंगाल को ठेली खींचते हुए वाली स्थिति में ला खड़ा कर दिया। किन लोगों ने कर दिया? भारत में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय बंगाल में होती थी। ऐसे सेकुलर गए, ऐसे महान नेता गए, बंगाल को रसातल में ले जाकर पटक दिया। और फिर भी शर्म नहीं, कोई लिहाज नहीं, झाड़े रहो कलेक्टरगंज, हटिया खुली बजाजा बंद, झाड़े रहो कलेक्टरगंज, कानपुर में लोग कहते। जिम्मेदारी तो लेनी
लेनी होगी ना दोस्त। वहां तो नरेंद्र मोदी की पार्टी कभी सरकार में आई नहीं। राहुल जी की पार्टी रही 20 साल और 30 साल वामपंथी रहे और 15 साल ममता जी है, इतने साल इतिहास है। एक तो ये ध्यान रखिए। दूसरी बात मैं कहूंगा, मैंने पहले भी बात कही थी, जिन दलों के नेता आराम तलब हैं, पान खाने के लिए भी निजी जहाज चाहिए, सुरक्षा का खतरा नहीं है फिर भी जहाज से ही जाना है, सत्यनारायण कथा में भी जहाज से जाना है, गमी में भी जहाज से ही जाना है। बोले गुड्डू जहाज निकालो यार। क्या वो लोग इस बात पर आपत्ति जताते हैं कि नरेंद्र मोदी एक दिन में 12 सभाएं क्यों कर लेते हैं? राजनीतिक कार्यकर्ताओं को यही करना चाहिए। पार्टी का ऋण है आप पर, पार्टी ने आपको बड़ा आदमी बनाया है। मां के गर्व से राजतंत्र चलता है, लोकतंत्र नहीं। क्यों नहीं जाना चाहिए नरेंद्र मोदी को? जाना चाहिए, गली गली जाना चाहिए वोट मांगने। मैं तो राजनेताओं के दंभ पर हैरत करता हूं कि उन्हें वोट मांगने में शर्म आती है। बोले बताओ, चुंगी के चुनाव की तरीके से प्रधानमंत्री घूम रहे हैं, क्यों नहीं जाना चाहिए प्रधानमंत्री को? बिल्कुल जाना चाहिए। इंदिरा जी नहीं जाती थी क्या? लेकिन कांग्रेसियों को याद नहीं, इंदिरा जी भी जाती थी। इंदिरा जी तो हाथी पर बैठ के गई थी बेलछी, तब उनको नहीं बोले कि क्या ड्रामा कर रही हो, ये मत करो। हम नेहरू खानदान है नहीं ना, आप करो तो लीला और दूसरे करें तो ये नहीं चलेगा भाई। और तीसरी आखिरी बात मैं कहूंगा, जो बात धर्मेंद्र भाई ने कही थी, ओवैसी बीजेपी की भी टीम है क्योंकि वो मुस्लिमों में वोट कटवाते हैं। बिहार में लालू का वोट कटवाते हैं और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह का। ठीक, मान लिया। मायावती इसलिए बी टीम है कि वो सपा को हरवाती हैं। सपा ने एक बार ऑफिशियली लिख के कहा था कि हमको हरवाने में मायावती की भूमिका है, बसपा की ये बी टीम है। विज्ञप्ति जारी की थी बाकायदा लेटर हेड पर। लेकिन राहुल गांधी ममता बनर्जी के कोर स्ट्रॉन्ग होल्ड में जाके ममता बनर्जी का वोट कटवाए मुसलमानों का, तो वो बीजेपी की बी टीम नहीं। क्यों भैया? जिस फार्मूले से मायावती बीजेपी की बी टीम हुई, उसी जिस फार्मूले से असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम हुए, नबे बाबू गलत कहूं तो टोक देना, उसी फार्मूले से मालदा में और मुर्शिदाबाद में ममता बनर्जी के खिलाफ ताल ठोक रहे राहुल गांधी बीजेपी की बी टीम क्यों नहीं होंगे? फार्मूला तो एक ही चलेगा ना, फार्मूला पर मिला देंगे ना भैया। हम मुजफ्फरनगर में ओवैसी किस लिए लड़ते हैं चुनाव, सबको पता है। किशनगंज में ओवैसी किस लिए लड़ते हैं, सबको पता। पटना में तो नहीं लड़ते। राहुल गांधी मालदा और मुर्शिदाबाद क्यों गए, सबको पता है। हम भी समझ रहे हैं, तुम भी समझ रहे हो। और एक बड़ा प्रसिद्ध शेर था कि जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। सबको पता है। और हम जो बोल रहे हैं ना भैया, रवि बाबू 4 तारीख निपट जाने दीजिए। अगर ममता जी की सरकार नहीं आई तो जो मैं बोल रहा हूं वही ममता जी दिल्ली में बोलेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। क्या? कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है, यही ममता जी बोलेंगी। लिख लीजिए कहीं कोने में। मेरी बात असत्य नहीं होगी। अगर ममता बनर्जी सरकार में नहीं आई तो उनके निशाने पर सबसे ज्यादा भाजपा नहीं होगी, राहुल गांधी होंगे, कांग्रेस होगी। लिख लीजिएगा। और फिर दिल्ली में दमचौरा होगा, घल्लूघारा। तय मानिए, ममता जीत जाए यही मनाओ, नहीं जीती तो फिर वो धज्जियां उड़ा देंगी। उनकी शैली है। कांग्रेस से ज्यादा, गांधी परिवार से ज्यादा ममता जी को कौन जानता है? कांग्रेस की लुटिया बटोइया सब ममता जी बटोर ले गई कि नहीं बटोर ले गई राज्य में? तो अंदर से तो फांस है भाई दोनों के। मैं वही कह रहा हूं, जो अभी दुआ सलाम है ममता जी और सोनिया जी में, वो भी खत्म हो जाएगी अगर 4 तारीख को ममता जी नहीं आएंगी सरकार में। क्योंकि फिर वो खाली हो जाएंगी, फिर दिल्ली बैठेंगी, और दिल्ली बैठेंगी तो रोज कलेश।
इसलिए बेहतर मेरी समझ कहती इंडिया अलायंस को ऑफिशियली डिसलॉज कर दिया जाए। कम से कम इस तरह के संकटों से तो बचेंगे। कौन किसके साथ है, कौन किसके खिलाफ है, ये धुंध तो खत्म हो भाई, सब आजाद हैं, कोई कहीं लड़े जाके। और वैसे भी इंडिया अलायंस का कोई दफ्तर, कोई सेक्रेटरीट बना नहीं, डिसक्लोज कर दीजिए, एक विज्ञप्ति जारी कर दीजिए। क्योंकि टकराव बढ़ रहा है, कड़वाहट बढ़ रही है गैर भाजपा विरोधी दलों के बीच में। ये कांग्रेस को ध्यान रखना होगा, क्योंकि वो उन सारे दलों में सबसे बड़ी पार्टी है। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला।